हेलो एवरीवन, नमस्ते। कैसे हो आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे। प्यारे बच्चों, हम साइंस के सीरीज को चला रहे थे जिसमें हमने साइंस के 2 पार्ट में टोटल 50 क्वेश्चंस को कवर कर चुके थे। आज हम साइंस का 3rd पार्ट लेके आए हैं जिसमें हम लोग 50 के आगे के क्वेश्चंस को कवर करेंगे और उम्मीद है अगले एक और पार्ट में हम साइंस के पूरे क्वेश्चंस को कवर करेंगे। और उसको करने के बाद आप साइंस का 10th का जिस भी बोर्ड से परीक्षा दो, आप तो झारखंड बोर्ड से हमें पता है, लेकिन आप जिस भी बोर्ड से परीक्षा दो आपका साइंस का एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा। और यूं कहें तो लगभग क्वेश्चन आपके यहीं से रहेंगे। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, अगर आप 1 से लेकर 50 नंबर तक के क्वेश्चन को नहीं देखें तो उनको भी आप जरूर देख लें। ऐसा नहीं है कि आप इनको पहले देखें बाद में उनको देखें, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी को भी रैंडमली ऊपर नीचे देख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं होने वाला। साथियों, ये हमारा 3rd पार्ट है साइंस का जिसमें हम आगे के क्वेश्चन को कवर करेंगे और उम्मीद है आने वाले एक और वीडियो में हम पूरे साइंस के क्वेश्चन को कवर करते नजर आएंगे। साथियों, मैं आपको बता दूं, साइंस में टोटल हम लगभग 100 क्वेश्चंस को तैयार किया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है साथियों जो आपके बहुविकल्पिक यानी कि ऑब्जेक्टिव है और कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जो सब्जेक्टिव है। बातों बात हम बीच में बहुत सारे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव के बारे में भी डिस्कस कर देते हैं जो परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। साथियों, मैं बता दूं, अगर आप इन सीरीज को कर लेते हैं तो झारखंड बोर्ड या फिर अन्य किसी बोर्ड से भी आप साइंस की परीक्षा दोगे तो लगभग क्वेश्चन यहीं से रहेंगे। मैं बार बार बता रहा हूं साथियों कि 100% साइंस में गारंटी नहीं दे सकते क्योंकि साइंस हर एक साल जो है नए क्वेश्चन जनरेट करती है बोर्ड। तो एक आध क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन बदल सकते हैं, लेकिन लगभग तैयारी आपकी यहां से हो जाएगी साथियों। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, मैं आपको बता दूं, मैं जैक रैंकर से सरोज कुमार आपको पढ़ा रहा हूं। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर 9835146164 पे मैसेज करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं। साथियों, हिंदी के हमने कंप्लीट क्वेश्चन करा दिए, अगर आप उनको देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है या फिर आप इनका पीडीएफ के तौर पे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप हमारे एक वेबसाइट www.jackrankers.com पे जाइएगा। www.jackrankers.com सर्च कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां पे आपको मिल जाएगा इनका पीडीएफ। क्लियर है? तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आज हमारा है कि द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। साथियों, आपको पता है हमारा जो है जनन की प्रक्रिया जो होती है अलैंगिक जनन, उसमें द्विखंडन और बहुखंडन होते हैं। तो बोला गया है कि द्विखंडन जो है वो बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, बोला गया द्विखंडन में कोशिका का विभाजन 2 बराबर भागों में होता है। जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो गया है कि 2 बराबर भाग में हमारी कोशिकाएं बटेगी। अमीबा तथा जीवाणु द्विखंडन द्वारा विभाजित होते हैं। कौन सर? अमीबा तथा जीवाणु जो है वो द्विखंडन विधि द्वारा विभाजित होते हैं। बहुखंडन में एक कोशिकीय जीव एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या होते हैं? अनेक जो है कोशिकाओं में विभाजित हो जाते हैं। जैसे प्लाज्मेडियम जो है बहुखंडन विधि द्वारा विभाजन का एक उदाहरण है साथियों। क्लियर है? समझ में आपको आया होगा। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है साथियों कि मां के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को, यानी कि जब मां के बच्चे में छोटा सा जब शिशु पल रहा होता तो बहुत छोटा होता, बहुत छोटा, जब मतलब यू कैन से दैट कि 1-2 दिन या महीने भर का हुआ होता है तो उसको हम लोग भ्रूण कहते हैं। तो वो जो भ्रूण है उनको पोषण कहां से मिलता है, उनको भोजन कहां से मिलता है साथियों, उनके बारे में पूछा गया। ये सवाल बहुत बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछ रखा है। ठीक है, तो याद रखना, भ्रूण को मां के रुधिर से ही पोषण मिलता है। कहां से? मां के रुधिर, मां के ब्लड से। इसके लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं साथियों। मां के जो हमारा जो मां का जो गर्भाशय है उनमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसे प्लेसेंटा कहते हैं और उन्हीं के द्वारा जो है बच्चे जो भ्रूण में जो पल रहे होते हैं उनको जो है क्या मिलता है साथियों? पोषण मिलता है। क्लियर है सर? अगला हमारा सवाल है अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। ठीक है, तो किसमें साथियों? तो ईस्ट में जो है अलैंगिक जनन किसमें? मुकुलन विधि द्वारा होता है। अमीबा में साथियों द्विखंडन विधि द्वारा, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन विधि द्वारा जन्म होता है। क्लियर है साथियों? चलिए अगला हम लोग बात करें, ये सब अलैंगिक जनन है। सर लैंगिक जनन किसको कहते हैं? लैंगिक जनन साथियों हम लोग उसमें बोलते हैं जब 2 लिंग मिलते हैं, जैसे नर और मादा। साथियों, नर और मादा के संलयन को क्या कहते हैं सर? युग्मनज कहते हैं। तो इन दोनों का जब संलयन होता है साथियों तो हम लोग उसको लैंगिक जनन कहते हैं। सर लैंगिक जनन कहां होता है? तो मादा शरीर के अंदर होता है, मादा के शरीर के अंदर में होता है। ठीक है, महिला के शरीर में अंदर में। क्लियर है सर? तो नर के लिए सर अगर पूछ ले, नर के लिए भाई, नर के लिए पूछ ले कि नर में कितना जोड़ी गुणसूत्र पाया जाता है, तो याद रखना साथियों गुणसूत्र जो है नर में भी 23 जोड़ी पाया जाता है और सर मादा में भी 23 जोड़ी पाया जाता है। हाँ सर, मादा में भी 23 जोड़ी पाया जाता है। ये गुणसूत्र है।
है सर, क्या है ये गुणसूत्र है, गुणसूत्र है 23 जोड़ी यानी कि 46। लेकिन सर अगर पूछ ले कि इसमें से जन्म देने के लिए यानी कि लिंग किसमें मौजूद होता है, क्या कहेंगे सर, लिंग किसमें मौजूद होता है, लिंग यानी कि इसमें से बहुत सारे ऐसे होते हैं जिसमें लिंग होता ही नहीं है, वो सिर्फ शरीर में होती है। तो आपको याद रखना एक ही जोड़ी में लिंग पाया जाता है, कितने में सर, एक एक जोड़ी में लिंग पाया जाता है। यानी कि सर बाकी को हम लोग क्या नाम दे देंगे, तो अलिंग बोल देंगे। क्या नाम दे देंगे साथियों, अलिंग गुणसूत्र हो जाते हैं। तो अलिंग कितने होंगे, 22 जोड़ी। कितना सर, 22 जोड़ी, ये जोड़ी में लिखे हैं सब, ठीक है। अलिंग गुणसूत्र कितने होते हैं सर, 22 जोड़ी होते हैं। और लिंग गुणसूत्र हमारे एक होते हैं सर। लिंग गुणसूत्र एक होते हैं तो कौन कौन सा सर, तो मादा में हो जाएगा सर XY, मादा में हमारा ये मादा में XX और नर में XY गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर है साथियों, नर में XY और मादा में XX गुणसूत्र पाया जाता है। क्लियर है। अगर बोले सर जो संतति पैदा होगी, जो संतान पैदा होगी, वो किस पे डिपेंड करेगा, तो डिपेंड करेगा सर वो किस पे, वो नर पे डिपेंड करेगा कि वो लड़का होगा कि लड़की होगा, क्योंकि इन्हीं के पास तो वो चीज है, ये तो लड़की ही है भाई। नर मादा के पास सिर्फ और सिर्फ लड़की पैदा करने की क्षमता है, लेकिन इसका X गुणसूत्र इससे मिलेगा तो सर लड़की पैदा हो जाएगी, इसका Y गुणसूत्र इससे मिलेगा तो लड़का पैदा हो जाएगा। इतना तो आपको आना चाहिए जी। ये झारखंड बोर्ड पूछ रखी है कि अलिंग गुणसूत्र की संख्या तो 22 जोड़ी होती है, लिंग गुणसूत्र की संख्या 1 जोड़ी भाई, और टोटल गुणसूत्र की संख्या 23 जोड़ी। क्लियर है सर, बहुत अच्छा लगा, समझा दिया आपने। चलो अगला क्वेश्चन बोला गया, निम्न में से कौन सा मानव मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। भाई जनन तंत्र का भाग पूछा, यानी कि जिससे वो पार्ट जिससे जनन के लिए मतलब सहायता मिलती है जन्म के लिए, ठीक है। और वो भी किसका पूछ लिया भाई, मादा का, मादा यानी कि महिला का। सर अंडाशय तो महिला में होता है, सर अंडाशय तो होगा, ठीक है। ओवरी जिसको बोलते हैं, सर गर्भाशय भी होगा, हाँ सर गर्भाशय भी, ओवम ओवरी सब हो गया सर। अच्छा शुक्रवाहिका, सर शुक्रवाहिका तो पुरुष में होता है सर, ये तो पुरुष तंत्र का है, लेकिन पूछा था मादा, तो आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी शुक्रवाहिका। डिम्ब वाहिनी भी पाया जाता है, ठीक है। अगर पूछ ले सर पुरुष में कौन कौन सा, नर मादा में तो हम लोग देख लिए, पूछ ले सर नर में क्या क्या पाया जाता है, तो नर में सर शुक्रवाहिका पाया जाएगा, हाँ सर शुक्रवाहिका पाया जाएगा। क्लियर है। शुक्राणु पाया जाएगा, हाँ सर शुक्राणु। और क्या पाया जाएगा, वृषण पाया जाएगा, क्या एक जोड़ी वृषण पाया जाएगा, वृषण एक जोड़ी साथियों, शुक्रवाहिका एक जोड़ी क्या पाया जाएगा, वृषण पाया जाएगा। और क्या पाया जाएगा साथियों, एक सीसन पाया जाएगा, ठीक है, सीसन पाया जाता है, एक सीसन। तो ये सब चीजें उसमें पाई जाती है। क्लियर है साथियों, चलो बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अगला हम लोग देखते हैं, परागकोश में होते हैं साथियों, परागकोश में क्या पाए जाते हैं सर, परागकण पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े, बोला है ऋतुस्राव क्यों होता है। ये क्वेश्चन साथियों पूछा गया है, ये ऋतुस्राव क्यों होता है, इसको हम लोग मेंसुरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेंसुरेशन, ठीक है। मेंसुरेशन क्यों होता है, इसको गांव घर में साथियों पीरियड भी बोल देते हैं, या इसका नाम भी है पीरियड्स, ठीक है। तो पीरियड क्यों होता है, ये पीरियड साथियों क्यों होता है, इनके बारे में पूछा गया। सर ये पूछा जाए कि किसमें होता है, किस बॉडी में, तो आपको याद रखना ये मादा में होता है, नर में पीरियड्स नहीं होते। क्लियर है। चलो ये क्यों होता है उनके बारे में पूछा गया। मैं इसको शुरू करने से पहले दो चीजें आपको बता दूं सर, दो चीजें क्या, देखो ऋतुस्राव जब शुरू होता है तो उनका एक नाम देते हैं सर, क्या विशेष नाम दे देते हैं, क्या नाम दे देते हैं सर, एक विशेष नाम दे देते हैं। कौन सा, जब ऋतुस्राव शुरू होता है तो उसको हम लोग रजो दर्शन कहते हैं। भाई दर्शन हो गया तो रजो दर्शन, ठीक है। और ये जब समाप्त हो जाती है तो इसको रजोनी वृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोनी वृत्ति। क्लियर है साथियों, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया कि समाप्त हो जाएगा तो रजोनी वृत्ति और शुरू होगा तो रजो दर्शन। क्लियर है। अब देखो इसको नाम बदल बदल के पूछा जाता है, क्या कर दिया जाता है, नाम बदल बदल के पूछा क्या जाता है। ऋतुस्राव की जगह पूछ लेगा सर मासिक धर्म क्या होता है, मासिक धर्म क्या होता है, हाँ सर ये पूछ सकता है। और क्या पूछ सकता है साथियों, ऋतु चक्र क्या हो सकता है, ये सब चीजें पूछ सकता है। मैं आप बता देता हूं आखिर ये होता क्यों। तो देखो लिखा गया है, ऋतुस्राव में योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में प्रतिमाह स्राव होता है। यानी कि हम जो योनि का मार्ग होता है ये महिलाओं के शरीर में, मादा के शरीर में, उनसे प्रत्येक महीने रुधिर यानी कि ब्लड और म्यूकस के रूप में कुछ बाहर निकलता है, ठीक है। प्रतिमाह अंडाशय प्रत्येक माह एक अंड का मोचन करता है, ठीक है। अतः निषेचित अंड की प्राप्ति हेतु गर्भाशय भी प्रतिमाह तैयार रहता है। यानी कि जो गर्भाशय है वो प्रत्येक महीना जो है तैयार हो जाता है, ठीक है। अतः इसकी अंतःभित्ति मांसल एवं स्पॉन्जी होती है। उनकी जो गर्भाशय की अंतःभित्ति होती है वो मांसल और स्पॉन्जी होती है। यह अंड के निषेचन होने की अवस्था में उसके लिए पोषण आवश्यक है। वो चाहता कि भाई हमारा जो है शरीर में हमारा जो गर्भाशय है उसमें अंड का निषेचन हो, लेकिन नहीं होता। परंतु निषेचन न होने की अवस्था में, जब मतलब निषेचन न होता तो उस अवस्था में इस परत की क्या होती है, आवश्यकता नहीं होती। ये जो परत बना है ताकि जो मान के चलो उसमें निषेचन होगा तो जो उसमें भ्रूण पैदा होगा यानी कि जो शिशु होंगे उनकी
उनकी देखभाल, उनका जो है पूरी तरह से पोषण के लिए वो तैयार होता है। लेकिन अगर निषेचन नहीं होता है तो यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में बाहर निकल जाती है और इसी प्रक्रिया को साथियों हम लोग ऋतुस्राव कहते हैं। सर इनका काल पूछे तो कितने दिन में होता है, तो 28 से 30 दिन इसका काल है, हर एक 28 से 30 दिन में इसका काल होता है। ठीक है, ये भी पूछ रखा है कि मासिक चक्र का जो काल कितना होता है, 28 से 30 दिन। सर क्लियर है, बहुत बढ़िया सर, समझ में आ गया। अगला देखो, बोला गया पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाओ। ठीक है, पुष्प की अनुदैर्ध्य, एक तो हमने आपको बताया था कौन सा सर, मानव पाचन तंत्र का बनाना, और एक पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का। ठीक है, इनका साथियों हम पेंसिल से बना हुआ यानी कि हैंड रिटन बोल सकते हैं, हाथ से लिखा हुआ, हाथ से बना हुआ फिगर ऑलरेडी हमने व्हाट्सएप ग्रुप में पहले ही शेयर कर दिया। आप नहीं देखे तो हमें पर्सनल मैसेज कर लेना, हम इनको आपके साथ भेज देंगे। ठीक है, तो ये बोला गया पुष्प के अनुदैर्ध्य काट की, तो ये आपको इस तरह से बनाना है। हम आपको व्हाट्सएप पे इनको सेंड कर देंगे कि किस तरह से ये बना हुआ। नहीं आपको पता है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो देख लेना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, पुष्प का अनुदैर्ध्य काट का और ये मानव पाचन तंत्र का। क्लियर साथियों, आपको यहाँ पे हम नाम थोड़ा सा बता दें, ये जो साथियों ये जो दोनों दिख रहे हैं बाहर वाला, ठीक है, उसको बाह्य दल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाह्य दल बोलते हैं। ये जो पार्ट है इसको हम लोग दल या फिर पंखुड़ी बोलते हैं। हाँ सर, यहाँ जो बीच वाला दिख रहा है ये वाला पार्ट, ये वाला इसको हम लोग अंडाशय बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर, अंडाशय। क्लियर है, यहाँ पे जो ये ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है ना, ये कलर वाला, ये इसको परागकोश बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परागकोश। यहाँ पे जो साथियों ये वाला कप जैसा दिख रहा है उसको वर्तिकाग्र बोलते हैं, और ये जो ट्यूब जैसा आया नीचे इसको वर्तिका बोलते हैं। इतना चीज आपको याद रखना है। इसमें कभी कभी इसमें दे देता है 1 नंबर, ये बताओ कौन सा है, तो आपको थोड़ा बहुत तो ध्यान रखना चाहिए। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है साथियों। आखिर कैसे किसी भी मानव में बच्चे कैसे बनते हैं, कैसे बच्चा जो है पुरुष होगा कि मादा होगा, ये कैसे डिपेंड होता है, तो उन पे बोला गया। तो मनुष्यों में, स्त्री में XX लिंग गुणसूत्र होते हैं। हाँ सर, हमको तो अभी बताया XX होता है, जबकि पुरुषों में XY लिंग गुणसूत्र होते हैं। जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के X गुणसूत्र से मिलता है तो XX बनेगा सर, X और X मिला XX, तो लड़की का जन्म होता है। और जब स्त्री का X गुणसूत्र पुरुष के Y गुणसूत्र से जुड़ जाता है तो लड़के का जन्म होता है। हाँ सर, यहां से समझ में आया कि स्त्री का X ले लिया और पुरुष का भी X हो गया, तो सर XX तो बन गया सर हमारा मादा। बहुत बढ़िया सर, समझ में तो आया। तब मादा बन गया यानी कि लड़की का जन्म हो गया। ठीक है, और जब स्त्री का X, क्योंकि स्त्री के पास तो X है तो X ही लेगा, और मादा के पास, पुरुष के पास सर Y, पुरुष के पास Y, तो XY लिया, तो X और Y मिलके बना दिया क्या, नर, यानी कि लड़का का जन्म होगा। क्लियर है, आप इस तरह से एक फिगर बनाओगे। कैसा फिगर, ये सब नहीं बनाना, आपको सिर्फ लिखना है ऊपर XY नीचे नर लिखना है, ये वाला। ठीक है, आपको भी इधर लिखना है XX मादा। क्लियर, इस तरह से घेर देना। यहां से सर हमने एक बार क्या लिया, X लिया, यहां से क्या लिया, X लिया, चूंकि यहां से X लिए और इधर से तो X आएगा ही आएगा, तो यहां पे क्या बना सर, X और X बना, तो क्या बन गया सर, XX मिलके हमारा मादा बन गया। यहां से एक बार Y लिए, क्या लिए सर, Y, और यहां से तो X ही आएगा, ये Y और इधर से Y और इधर से X मिलके क्या बनाया, XY, तो नर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आपको ये फिगर बहुत आसानी से इस तरह से बनाना है, XY इधर से XX, एक बार सर X लिए, जब हम लोग X लिए और इधर से भी आया X, तो हमारा XX बन गया सर, मादा सा हो गया। इधर से सर हम लोग जब Y लिए और इधर से X आया तो XY बन गया सर, और XY यानी कि नर हो गया। क्लियर है सर, बहुत अच्छे से समझ में आया, और ये 3 मार्क्स और साथ साथ 5 मार्क्स दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं। क्यों, बोला गया जो उपार्जित लक्षण है वो सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते हैं, क्यों, इनके बारे में पूछा गया। तो यहाँ पे बोला गया ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक उपार्जित लक्षण में कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं। क्या होता है भाई, कायिक ऊतकों में होने वाले परिवर्तन शामिल होते हैं जो कि जनन कोशिका अथवा संतति के DNA में कोई अंतर नहीं लाता। जनन कोशिका या संतति के DNA में कोई अंतर नहीं लाता, इसलिए एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशानुगत नहीं होते। DNA में सर कोई अंतर होता ही नहीं है, तो DNA में अंतर नहीं होगा तो सर वंशानुगत होगा नहीं। ठीक है, दूसरे वंश में नहीं जाएगा सर। क्लियर है, बहुत अच्छा सर। अगला हम लोग चलते हैं, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, मेंडल के प्रयोग से कैसे पता चला कि विभिन्न जो लक्षण है स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। आंसर में दिया गया कि गोल बीज वाले लंबे पौधे का यदि झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे से संस्करण कराया जाए। बोला गया है साथियों कि यदि गोल बीज वाला लंबे पौधे का झुर्रीदार बीज वाले बोने पौधे से संस्करण कराया गया या इन दोनों को रिएक्ट कराया गया तो प्राप्त संतति कैसी होगी, इनके बारे में बोला गया। तो F1 पीढ़ी के सभी पौधे लंबे एवं बीज वाले होंगे, लंबे एवं बीज वाले होंगे, लंबे एवं गोल बीज वाले होंगे। ठीक है, मेंडल द्वारा किए गए इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते
सकते हैं कि F2 संतति के कुछ पौधे गोल बीज वाले लंबे पौधे होंगे तथा कुछ झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे होंगे। पहले तो सब लंबा था, दूसरा में सर F2 संतति में क्या हो गया, तो गोल बीज वाले तो लंबे हुए लेकिन झुर्रीदार बीज वाले बौने पौधे हो गए। परंतु F2 संतति के कुछ पौधे नए संयोजन प्रदर्शित करेंगे, उनमें से कुछ पौधे लंबे परंतु झुर्रीदार बीज तथा कुछ बौने पौधे परंतु गोल बीज वाले होंगे। इस प्रकार के लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशानुगत होते हैं। तो पता चल रहा है कि सर एक दूसरे में क्या हो रहा है, पीढ़ी दर पीढ़ी वो जो है लक्षण वो आ रहे हैं। तो इसमें पहले तो सर झुर्रीदार वाला बोना था, लेकिन इस बार गोल बीज वाला भी कुछ कुछ बोना पौधा निकल गया, यानी कि लक्षण जो है धीरे धीरे वंशानुगत होते हैं। तो इसी आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि मेंडल के प्रयोग से पता चला कि लक्षण वंशानुगत होते हैं। अगला सवाल है साथियों, अगला बोला गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। सर लेंस कैसा होता, पारदर्शी होता, एक पार से हम लोग दूसरे पार में देख सकते हैं। जल में तो सर देख सकते हैं, कांच में भी देख सकते हैं सर, प्लास्टिक में भी देख सकते हैं, लेकिन मिट्टी का सर हम लोग यूज लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता। इसलिए आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, मिट्टी, डी फॉर देवसेना। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़े। बोला गया है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, किस बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहां होगी। साथियों एक तो आभासी पाया गया, हाँ सर, एक सीधा पाया गया और बिंब से बड़ा पाया गया, तो वह कौन सा कंडीशन होगा, तो ये सर फोकस दूरी और जो हमारा यहाँ पे पोल है ध्रुव, उन दोनों के बीच क्या होगा, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच होगा। तो आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा साथियों, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच, तब जाके क्या बनता है सर, सीधा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, क्या बनता है, सीधा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी प्रतिबिंब बनेगा। आपको एक चीज याद रखना हमेशा, सीधा जब भी कोई प्रतिबिंब बनता है ना तो वो साथ साथ आभासी होता है। क्या होता है, आभासी। ठीक है, एक चीज करना आप लोग ऑब्जेक्टिव के लिए साथियों, हमारा जो है मैराथन क्लास देख लेना, 3 मैराथन हमने क्लास लिया है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का, वो तीनों देख के चल जाना। 100% मैं आपको बता रहा हूं कि लगभग ऑब्जेक्टिव आपके इसी से बन जाएंगे। क्लियर है, अगला सवाल की ओर बढ़े। बोला गया किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखें। बोला गया कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए और समान साइज। तो साइज जब भी साथियों नहीं बदले और लेंस की बात करें तो एफ पे ना रख के कहां पे रख देंगे सर, 2f पे, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे। कहां पे सर, फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पे रखेंगे, तब जो है हमारा जो बनेगा साथी वो कैसा बनेगा, सेम साइज का बनेगा। ठीक है, आपको याद रखना भाई, बहुत बढ़िया सर, हमको समझ में आया। कुछ स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा क्योंकि वो शुरू से पढ़े नहीं है, तो उनके लिए भाई मैं क्या ही कर सकता हूं, आप ही समझो। पूरे साल आपको पढ़ने के लिए मिला था, अगर आप थोड़ी बहुत भी मेहनत किए होते तो ये सब चीजें आपको पता होती। बहुत स्टूडेंट को पता भी होगा और कुछ स्टूडेंट को पता नहीं होंगे, तो आपको घबराने की बात नहीं है। अगला बोला गया है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है, तो बोला गया है दर्पण तथा लेंस होगा। तो साथियों माइनस में कौन होता है साथियों, अवतल। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्लियर है, अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला बोला गया है किसी दर्पण से आप चाहे कितनी भी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सीधा जो है हमेशा सीधा बनेगा। तो सर ऐसे 2 दर्पण है, कैसा, 2 दर्पण सर। एक तो हम लोग उत्तल दर्पण सर, जो हमारे गाड़ी के साइड मिरर में लगते हैं, उसमें सीधा बनता है सर। और एक हमारा क्या है, समतल दर्पण है। कौन सा सर, समतल दर्पण, जो हम लोग घर में आईना यूज करते हैं ना, उसमें भी तो हमारा प्रतिबिंब सीधा बनता है सर। तो ये आंसर कौन सा हो जाएगा, किसमें सीधा बनता है, तो या तो हो जाएगा समतल दर्पण ले लो या तो उत्तल ले लो, समतल भी ले लो या तो उत्तल ले लो। तो आंसर हो जाएगा डी फॉर देवघर। ठीक है, अगले सवाल के बड़े साथियों, बोला गया किसी डिक्शनरी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। देखो भाई, छोटा अक्षर है तो अक्षर छोटा उनको देखना कैसा चाहो, तो बड़ा देखना चाहो। सर बड़ा किससे दिखेगा, सर बड़ा तो उत्तल लेंस से दिखेगा। किससे दिखेगा, उत्तल लेंस से। आपको एक चीज याद होना चाहिए कि दर्पण में, उत्तल दर्पण में चीजें छोटी दिखती है, चीजें क्या दिखती है, छोटी, लेकिन लेंस में बड़ी। वैसे ही अवतल दर्पण में चीजें क्या दिखती है साथियों, बड़ी दिखती है, लेकिन लेंस में छोटी। क्लियर है आपको ये चीज। तो छोटा से क्या देखना है हमको, बड़ा दिखना है, तो बड़ा के लिए हमको उत्तल लेंस चाहिए। तो आंसर ये दोनों तो नहीं होगा सर, ये वाला नहीं होगा और ये वाला नहीं होगा। अब हम लोगों को बताओ फोकस दूरी कितनी चाहिए सर, तो हम लोग दूर की चीजें दिख रही, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, इतना तो नहीं चाहिए सर, तो 5 सेंटीमीटर चाहिए, ज्यादा नहीं, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला। क्लियर है, आपको ये याद रख लेना। अगले सवाल की ओर बढ़े तो अगला बोला गया निम्न स्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, कि भाई बताओ किसमें कौन सा दर्पण होता है। बोला गया है किसी कार का अग्रदीप यानी कि जो हेडलाइट होता है उसमें कौन सा दर्पण होता है। तो कार का हेडलाइट का काम क्या है,
छोटी सी लाइट को क्या करना, बहुत बड़ी में फैला देना। तो ये किसका काम होगा सर, अवतल दर्पण का। अगला बोला गया किसी वाहन का पार्श्व पश्च दीप, यानी कि जो हमारे वाहन में साइड मिरर लगे होते हैं वो किसका बना होता है साथियों, तो हमारा उत्तल दर्पण का होता है। बोला गया सौर भट्ठी में किसका प्रयोग होता है, तो सौर भट्ठी में साथियों हमारा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। सौर भट्ठी में भी किसका, अवतल दर्पण का। क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया सर। अगला क्वेश्चन है 68 नंबर, एक समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन प्लस है। कोई भी समतल दर्पण है साथियों, उसके द्वारा जो आवर्धन बना वो +1 है, इसका क्या अर्थ है, ये 3 मार्क्स और साथ साथ 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है। सर किसी भी अवतल दर्पण का हम लोग कहें आवर्धन +1 है तो इसका क्या मतलब है, तो बोला गया धनात्मक मान, देखो प्लस है तो धनात्मक मान का अर्थ है कि समतल दर्पण में बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा होगा। तो धनात्मक बता रहा है कि साथियों कैसा होगा, सीधा होगा, और सीधा होगा तो हम आपको बार बार बता रहे हैं सीधा जो चीज होती है वो आभासी होती है। क्लियर है, हाँ सर सीधा होगा, आभासी होगा, यहां तक तो समझ होगे। प्लस बता रहा है चूंकि आवर्धन का मान 1 है, इसका मतलब क्या बता रहा है कि इसका अर्थ है कि प्रतिबिंब का आकार जो हमारा फिगर बनेगा उनका आकार बिंब के आकार के बराबर होगा। प्रतिबिंब का जो आकार होगा साथियों वो जो बिंब है यानी कि जो हमारा वस्तु का आकार है उसी के आकार का हमारा क्या बनेगा, फोटो बनेगा। जैसे आप आईना में देखते हो ना तो आपका सेम साइज का दिखता है, तो वही बोल रखा है 1 का अर्थ है जितना बड़ा वस्तु उतना बड़ा हमारा प्रतिबिंब बनेगा। बोलो क्लियर है, समझ में आया जी, हाँ सर आ गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़े। अगला बोला गया है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो, फोकस दूरी ज्ञात करो जिसकी क्षमता -2.0 डायोप्टर है। यह किस प्रकार का लेंस है, ये 2 मार्क्स में पूछ लेता है, ठीक है। कभी कभी 3 में भी पूछता है कि भाई बताओ लेंस का फोकस दूरी, यदि यहाँ पे डायोप्टर दे रखा, पावर क्षमता दे रखा और किस प्रकार का लेंस है, तो आपको पावर यानी कि डायोप्टर वाला फॉर्मूला आना चाहिए। ये डायोप्टर आपको याद रखना, लेंस का जो है क्षमता को हम लोग किसमें नापते हैं, डायोप्टर में, ठीक है। ऐसा ही मात्रा डायोप्टर है तो P बराबर 1 क्या होता है साथियों, F होता है। F हम लोगों को निकालने बोला है तो P का मान दिया सर -2 बराबर 1/F हो जाएगा। यही है सर, बहुत बढ़िया। यहां से हम लोग अगर कोना कोनी गुना करें तो -2F बराबर 1 हो जाएगा। हाँ सर 1 हो जाएगा। F का मान निकालना साथियों तो कितना हो जाएगा, -1/2 -1/2 यानी कि 0.5, और फोकस दूरी किसमें होती है साथियों, मीटर में, तो -0.5 मीटर हो जाएगा हमारा आंसर। हाँ सर माइनस। अब माइनस है साथियों तो माइनस कौन बताता है, माइनस साथियों अवतल को बताता है। तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, इसलिए यह कैसा लेंस है, अवतल लेंस। अगर प्लस आता साथियों तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो हमारा वो उत्तल लेंस हो जाता है। क्लियर है। अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया है उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करो, यानी कि फोकस दूरी ज्ञात करना है जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है साथियों, 32 सेंटीमीटर दी गई है, 32 सेंटीमीटर। तो आपको एक चीज याद होनी चाहिए, फोकस दूरी जो होती है साथियों वो हमारी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है, आधी होती है। सर फोकस दूरी हमारी 32 है, 32 की आधी निकाल देंगे सर 16 हो जाएगा, 16 सेंटीमीटर सवाल का आंसर हो जाएगा हमारा 16 सेंटीमीटर। इसके अपोजिट भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बोल दिया जाएगा इसी क्वेश्चन में मान के चलो कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, क्या बोल दिया जाएगा, 10 सेंटीमीटर हमारी फोकस दूरी है तो वक्रता त्रिज्या बताओ। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, फोकस दूरी बराबर क्या होती है, r/2, यहां तो लिख दिए। फोकस दूरी कितना दिया है साथियों, 10 दिया है। हम लोगों को वक्रता त्रिज्या r निकालना है /2, कोना कोनी गुना करेंगे सर, r एक कम r हो गया, 10 दूनी 20 हो गया साथियों, 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाता है। क्लियर है, आपको दोनों चीजें बता दिए, जैसा भी सवाल पूछे आप बना सकते हो। क्लियर है साथियों, चलो समझ में आया क्या, अरे आया कि नहीं आया कमेंट में बताओ पहले, चलो बताओ, रोको वीडियो रोको, हाँ रोक लिया सर, बनाओ बताओ पहले, बताओ कि क्या आपको समझ में आया। हाँ सर बहुत बढ़िया समझ में आ गया। अगला सवाल की ओर बढ़े। हाँ सर चलिए। बोला गया है किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है। साथियों प्रतिरोध किसको कहते हैं, तो प्रतिरोध कहते हैं कि साथियों कोई भी चालक है, क्या है, कोई भी चालक है। चालक बोलते हैं साथियों जैसे कि मान के चलो तार है, कोई भी तारूर है ना, उसी को चालक बोलते हैं हम लोग साइंस की भाषा में। अब तार में साथियों हमारा करंट फ्लो हो रहा है, क्या हो रहा है, करंट फ्लो। करंट फ्लो होने को जो रोकता है यानी कि इसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बाधित करने वाला को हम लोग क्या कहते हैं साथियों, प्रतिरोध कहते हैं। इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को बाधित करने वाले को ही क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं साथियों, क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वही पूछा गया ये जो प्रतिरोध हो वो किन कारण पर निर्भर करेगी। मान के चलो साथियों आपको 2 रास्ता दिया गया, एक तो ऊपर वाला एक नीचे वाला। सर एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, ये 2 रास्ता आपको दिया गया, ये रास्ता है आपका, ठीक है। ये मैं थोड़ा सा बना देता हूं ताकि आपको चीजें समझ में आए। मेरा पूरा फोकस होता है
साथियों, जो चीजें हमें बहुत अच्छे से आपको बतानी है वो बताते हैं, जो थोड़ी कम अच्छे से बतानी है उनको कम अच्छे से बताते हैं, क्योंकि जिसमें टाइम टेकिंग लगता है लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोग ज्यादा चीजें पे फोकस करते हैं। ये हमारा दो रास्ता है साथियों, आपको दिख रहा होगा, हाँ सर दिख रहा है। अगर मान के चलो इसमें आदमी को पार करना है, इसमें मान के चलो 30 आदमी है और इसमें भी 30 आदमी है, किसमें आसानी से आदमी जाएगा? आप तुरंत बोलेंगे सर इसमें दौड़ के आदमी जा सकता है, इसमें तो तकलीफ होगी। बिल्कुल सर, तो आपको यहां से क्या पता चला कि सर तार का लंबाई तो सेम था लेकिन चौड़ाई क्या हो गया, मोटाई क्या हो गया सर, अलग अलग हो गया। मोटा वाला तार में हम लोग आसानी से जा सकते हैं, पतला वाला तार में सर दिक्कत होगा जाने में। तो आप यहां से समझे कि हमारा ये किस पे डिपेंड किया, तो सर एक तो हमारा लंबाई पे, लंबाई भी साथियों अगर ज्यादा होगा तो वो हमें ज्यादा दूर तक ट्रेवल करना पड़ेगा, तो एक तो लंबाई पे डिपेंड कर गया सर। ये अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, इसका एक विशेष नाम देते हैं अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो लंबाई पे डिपेंड किया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर, पदार्थ की प्रकृति कहने का मतलब अगर आप मान के लीजिए चांदी का तार लेते हैं साथियों तो बहुत कम प्रतिरोध होगा, लेकिन आप नाइक्रोम का तार लेते हैं जैसे आपका हीटर में जो तार लगा होता है उनमें तो बहुत ज्यादा प्रतिरोध होगा। तो ये पदार्थ की प्रकृति पर भी डिपेंड करता है। सर प्रतिरोध का एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है, आपको याद रखना है प्रतिरोध की एसआई मात्रा क्या होता है? ओम होता है। और अगर प्रतिरोधकता का पूछ ले, किसका सर? प्रतिरोधकता का, तो प्रतिरोधकता का ओम मीटर हो जाएगा। क्लियर है साथियों, आपको ये सब चीजें याद होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग दिखाए हैं कि किस पे डिपेंड करता है, तो एक तो चालक की लंबाई पे, एक अनुप्रस्थ काट पे और पदार्थ की प्रकृति पे। हमारा फॉर्मूला ही होता है साथियों प्रतिरोध R बराबर रो होता है किसके? पदार्थ की प्रकृति बताता है, रो इंटू L अपॉन ए, L अपॉन क्या? ए का हो गया अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, L लंबाई और रो पदार्थ की प्रकृति। इसी पे डिपेंड करता है कौन साथियों? हमारा चालक की ये प्रतिरोधकता, प्रतिरोध। क्लियर है साथियों, अगले सवाल की बढ़े। बोला है यह कहने का क्या तात्पर्य है कि दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है। ठीक है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट है, इसको कहने का क्या तात्पर्य? ये 2 मार्क्स में पूछा जाता है। बोला गया है 1 वोल्ट विभवांतर का अर्थ है कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक 1 कूलम आवेश ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। ठीक है, एक बिंदु से मान के चलो इस बिंदु तक लाना है, कितना साथियों? 1 कूलम आवेश। 1 कूलम आवेश इस बिंदु से इस बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। बिल्कुल क्लियर है सर, समझ में आ गया। अगले सवाल की ओर बढ़े। बोला गया विद्युत टोस्टर यानी कि टेस्टर या विद्युत स्त्रियों कि जो हमारे घर में यूज करते हैं ना आयरन के तापन अव्यय शुद्ध धातु के न बनाकर किसी मिश्र धातु के क्यों बनाए जाते हैं? वो जो है शुद्ध धातु के नहीं बनाए जाते, कैसा धातु के बनाए जाते हैं? मिश्र धातु के बनाए जाते हैं। इनके पीछे क्या कारण है? बोला गया है मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता अपनी अवयवी धातुओं की अपेक्षा क्या होती है? अधिक होती है। जो मिश्र धातु होते हैं साथियों उनकी प्रतिरोधकता क्या होती है? ज्यादा होती है, तब ना जाके विद्युत स्त्री में गर्म होगा। अगर प्रतिरोध कम होगा साथियों तो करंट हमारा फ्लो होते रहेगा, रुकेगा नहीं करंट, तो करंट रोकने के लिए प्रतिरोधकता अधिक होती है। ठीक है, इसलिए मिश्र धातुओं को उच्च ताप पर दहन नहीं होता, उच्च ताप पर उसका क्या दहन नहीं होता? दहन, यानी कि जलता नहीं है वो जो हमारा मिश्र धातु है। अतः इनका उपयोग विद्युत टोस्टरों, स्त्रियों आदि के तापन अवयव के रूप में किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल की ओर बढ़े। अगला बोला गया श्रेणी क्रम में संयोजित, क्या बोला है? श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं? बोला गया साथियों कि श्रेणी क्रम में संयोजित ना करके समांतर क्रम में अगर युक्तियों को, जो हमारे घर में सामान लगते हैं उनको करने पे हमें क्या लाभ मिलता है साथियों? ये 3 मार्क्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला गया वैद्युत युक्तियों को समांतर क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ है साथियों? निम्न लाभ है। पहला लाभ क्या है साथियों? समांतर क्रम में प्रत्येक युक्ति में पूर्ण विद्युत विभव प्राप्त होता है, यानी कि वोल्टेज साथियों पूरा वोल्टेज जाता है, जबकि धारा विभक्त हो जाती है और धारा सब में बंट जाती है। प्रत्येक युक्ति में धारा उसके प्रतिरोध के अनुसार होती है। ठीक है, धारा क्या होगी? इसके प्रतिरोध के अनुसार होगी। एक तो पहला चीज आपको पता चल गया। दूसरा बोला गया है यदि एक युक्ति को ऑन या ऑफ करते हैं, किसी भी एक चीज को, मान के चलो बल्ब को ऑन करते हैं तो बल्ब को ऑन करते हैं पंखा थोड़ी ना बंद हो जाएगा। ठीक है, तो अन्य युक्तियां अपने आप कार्य सुचारू रूप से करती रहती हैं। यानी कि कहा गया कि अलग अलग क्यों जोड़ते हैं? ठीक है, समांतर क्रम संयोजन का मतलब है अलग अलग, एक ही नहीं कि एक ही कनेक्शन में बल्ब दे दिए, फ्रिज दे दिए, पंखा दे दिए, कूलर दे दिए, टीवी दे दिए, जितना भी चीज है एक ही में दे दिया तो उसको समांतर बोलेंगे। लेकिन अलग अलग अगर प्रयोग करेंगे साथियों तो कोई एक खराब होगा, मान के चलो हमारा जो है पंखा का लाइन खराब हो गया तो बल्ब जलने में दिक्कत नहीं होगी, टीवी चलने में दिक्कत नहीं होगी, हीटर में दिक्कत नहीं होगी, फ्रिज में दिक्कत नहीं होगी। लेकिन सबको अगर एक साथ रख दे तो सर एक कोई खराब तो सबका लाइन डिस्टर्ब। इसीलिए बोला गया किस क्रम में संयोजित करना चाहिए? समांतर क्रम में। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े।
अगला क्वेश्चन बोला गया 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, ऐसे यहाँ पे आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 4 ओम, 8 ओम और 12 ओम और 24 ओम के प्रतिरोध को 4 कुंडलियों को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम एवं निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो। याद रखना साथियों, जब भी आपको अधिकतम निकालने बोले, क्या निकालने बोले, अधिकतम, तो आपको कौन सा क्रम है अपनाना, श्रेणी क्रम में। कौन सा अपना, श्रेणी क्रम में अपनाना, ठीक है। अधिकतम बोले तो श्रेणी क्रम, ठीक है, और निम्नतम या फिर न्यूनतम बोले तो आपको पार्श्व क्रम संयोजन अपनाना है। कौन सा क्रम, पार्श्व क्रम। क्लियर है सर, कैसे बनाते हैं आपको यहां पे दिखाते हैं। बोला गया अधिकतम तुल्य प्रतिरोध RS प्राप्त करने के लिए सभी प्रतिरोधकों को कैसा जोड़ा गया, श्रेणी क्रम में। अभी आपको हम बताएं तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है साथियों RS बराबर R1 R2 R3 R4, जितना भी दिया गया R5 R6 R7 जितना दिया होगा सबको जोड़ देना, किसमें, श्रेणी क्रम में। चूंकि एक लाइन में ही जोड़ रहे हैं, सबके लिए अलग अलग थोड़ी ना सर, एक ही तार में सबको जोड़ दिए तो जोड़ देना। तो ये 4 हो गया, ये 8 हो गया, ये 12 और 24, सबको जोड़ेंगे कितना आया, 48 ओम आया। ये हमारा अधिकतम है। निम्नतम अगर प्राप्त करना है साथियों तो निम्नतम के लिए हम लोग क्या करते हैं, RP निकालते हैं, ठीक है। क्या निकालते हैं, RP, और इसके लिए सर RS। सर P और S का क्या मतलब, S से है साथियों सीरीज, क्या बोलते हैं, सीरीज। सीरीज यानी कि कौन सा क्रम, समांतर क्रम, और यहाँ पे पार्श्व यानी कि ये सीरीज यानी कि श्रेणी क्रम, और पार्श्व यानी कि पैरेलल होता है, क्या होता है, पैरेलल यानी कि पार्श्व क्रम। क्लियर है साथियों। तो यहाँ पे बोला गया RP प्राप्त करने के लिए हेतु सभी प्रतिरोधों को किसमें, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा साथियों, उसमें पलटा के लिख देना 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। सबका मान रख दिए 1/4 1/8 1/12 1/24। सबका यहाँ पे एलसीएम निकाले साथियों, कितना आया, 24 एलसीएम आया। सर 4 से कितना बार में, सर 6 बार में 24 या 6 आया। 8 से कितने बार में, सर 3 बार में 8 3 24। 12 से कितने बार में, सर 2 बार में 12 दूनी 24। 24 से 1 बार में, तो 12/24 कटाएंगे सर, कितना आया, 12/24, 1/2 आया। क्या आया सर, 1/2। 1/2 हमारा क्या निकला, 1/RP का वैल्यू। 1/2 हमारा क्या निकला, 1/RP का वैल्यू। लेकिन हमको RP का वैल्यू चाहिए, पोटेंशियल ये पैरेलल का, तो RP का वैल्यू चाहे तो इसको पलट देंगे, एक नीचे आ गया तो इसमें भी ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, तो ऊपर कितना हो जाएगा, 2 ओम। देखो इसमें आया 48, इसमें आया 2, यानी कि अंतर आया कि नहीं आया, हाँ सर अंतर आया। ये सबसे ज्यादा, ये सबसे कम है। क्लियर है साथियों। आपको जब भी एग्जाम में 2 वैल्यू दे दे जिसमें एक ज्यादा हो एक कम है, तो आपको क्या करना है, ज्यादा वाला में आपको समांतर ये श्रेणी क्रम में जोड़ देना है, और कम वाला में आपको पार्श्व क्रम में जोड़ देना है। क्लियर है साथियों, बहुत अच्छे से समझ में आया सर। अगले सवाल की ओर बढ़े। अगला सवाल है हमारे साथियों 76 नंबर की प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन। ये पूछा जाता है कि किसी भी प्रतिरोध का श्रेणी क्रम संयोजन को क्या करें, बना के दर्शाएं और उनको प्रूव करें साथियों, उनको प्रूव करें, सत्यापित करें। ठीक है, ये सवाल 5 मार्क्स में पूछा जाता है। पार्श्व क्रम और श्रेणी क्रम, 3 सवाल यहां से मैं आपको बता रहा हूं, पार्श्व क्रम, श्रेणी क्रम और ओम का नियम, ये तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 5 मार्क्स में पूछा जाता है। मैं आपको बता दूं, ओम का नियम हमने आपको पहले ही करा दिया, लिंक साथियों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कीजिएगा ओम का नियम। क्या सर्च कीजिएगा, ओम का नियम बाय जैक रैंकर्स। क्या सर्च कीजिएगा, जैक रैंकर्स। आपको जो भी वीडियो चाहिए लास्ट में आप जैक रैंकर्स लगा देना, अगर वीडियो बनी होगी तो आपको मिल जाएगा ऊपर में ही। ठीक है, जैक रैंकर्स लिख देना, ओम का नियम जैक रैंकर्स, आपको बहुत अच्छे से उनको समझाएगा, आप उनको कर लेना। क्लियर है साथियों। इस वीडियो में हम आपको 2 चीजें बता देंगे, एक पार्श्वक्रम संयोजन और एक कौन सा, एक हमारा श्रेणी क्रम संयोजन। तो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ श्रेणी क्रम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम पार्श्वक्रम करेंगे। क्लियर है साथियों। सबसे पहले आपको एक फिगर बनाना है, इस तरह का फिगर बनाना। ठीक है, क्वेश्चन रहेगा कि प्रतिरोध का श्रेणी क्रम में संयोजन में दर्शाइए, तो इस तरह का आपको एक फिगर बनाना है। सबसे पहले साथियों यहां से आपको देखो इस तरह से बनाना है। यहां पे एक आपको क्या दिखा देना है, तो बैटरी लगा देना है। यहां पे एक स्विच लगा दिए, धारा सर इधर से जा रही थी, यहां पे प्रतिरोध R1 लगा दिया, यहां प्रतिरोध R2 लगा दिए, यहां प्रतिरोध R3 लगा दिए। बहुत बढ़िया सा। तो और इधर नीचे आ गया धारा। क्लियर है। अब बोला गया है चित्र में 3 प्रतिरोध R1 R2 और R3 को श्रेणी क्रम में जोड़े गए। माना कि इस संयोजन में सेल E जोड़ने पर, सेल जो है ये बैटरी E जोड़ा गया, सेल यहाँ पे, उसका नाम क्या दे दिया E, और धारा कितना जा रहा है, करंट कितना जा रहा है, I जा रहा है। ठीक है, I धारा प्रवाहित होती है। बोला गया है अधि प्रतिरोधों R1 R2 और R3 के बीच विभवांतर, इनके बीच जो विभवांतर साथियों मान लिया कि V1 है, V2 है और V3 के, ये आपको ऐसे याद रखना होगा कि प्रतिरोधों के बीच विभवांतर कितना है, R1 R2, ये प्रतिरोध R1 R2 R2 3 के बीच में विभवांतर V1 V2 V3 है। तो ओम के नियम के अनुसार, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो यहाँ पे V1 बराबर क्या हो जाएगा, IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। सर सब में I क्यों रहा, तो याद रखना आपको श्रेणी क्रम में क्या होता है,
करंट का मान साथियों श्रेणी क्रम में करंट का मान सेम होता है, इसलिए धारा सब में आई 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 है। पार्श्व क्रम में जो है प्रतिरोध का मान सेम हो जाता है। ठीक है, तो आपको ये सब चीजें थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए सर। तो V1 बराबर हो गया IR1, V2 बराबर IR2, V3 बराबर IR3। क्लियर है। यदि ए और बी के बीच का विभवांतर भी हो, ए और बी के बीच के विभवांतर साथियों कितना हो, भी हो, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, भी बराबर मान के चलो ये टोटल विभवांतर अगर भी हो पूरी, तो भी बराबर क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देंगे, V1 V2 V3, V1 V2 V3, V1 V2 V3 जोड़ दिए। V1 का मान कितना है सर IR1, V2 का मान IR2, V3 का मान IR3। क्लियर है। अब यहाँ से भी बराबर तो क्या हो गया, I को सबसे निकाल लिया, I कॉमन ले लिया तो I निकल गया, तो R1 R2 R3 बचा, इसको समीकरण 1 मान लिए। अब नीचे बोला यदि इन प्रतिरोधकों को तुल्य प्रतिरोध R है तो ओम के नियम से V बराबर क्या होता है IR। अब समीकरण 1 और 2 यहाँ पे मान रखते हैं, इस जगह पे V बराबर क्या दे देते हैं IR दे दिए, और हम लोग यहाँ से V का मान निकाले क्या साथियों, ये इधर क्या निकाले, V बराबर IR होता है कि नहीं होता, हाँ सर। और यहाँ पे हम लोग IR1 R2 R3 तो निकाले हैं, हाँ सर। R का मान, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि तुल्य प्रतिरोध अगर R मान लिए, ये तीनों को मिला के हम लोग R कह दिए, हाँ सर, इन तीनों को मिला के R कह दिए, तो हमको समझ में आया, V के जगह V लिख दिया, I के जगह I लिख दिया, और ये तीनों मिला के आप R लिख दिए, तीनों को जोड़ के। बिल्कुल सर। तो यहाँ से IR बराबर क्या हो गया साथियों, I इंटू R1 R2 R3, वही बात है। ठीक है, इसी को हम लोग थोड़ा लिख दिया एक्सपांड करके, I बराबर IR, ये V बराबर क्या हो गया IR, हाँ सर। छोड़ो उतना नहीं समझो, देखो यहाँ पे V बराबर क्या हो गया, लिखा हम लोग इतना आया था सर, बहुत बढ़िया। V का मान क्या होता है, V बराबर सर IR होता है, तो इस V के जगह हम लोग IR लिख दिए, इधर I इंटू R1 R2 R3 ये तो पहले से है, I से I सर कट गया, R बराबर क्या हो गया R1 R2 R3। बहुत अच्छे से समझ में आया सर, ऐसा तो हमको लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से साथियों। आपने 76 क्वेश्चन नंबर तक हमने किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रतिरोध का समांतर क्रम संयोजन करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चन जो है हम आपको जो बता रहे हैं, ओम का नियम, श्रेणी क्रम संयोजन, पार्श्व क्रम संयोजन, उससे लिख के ले लो 100% साथियों। एक सवाल आपका 5 मार्क्स में पूछा जाएगा। क्लियर है। तो चलिए वीडियो को एंड करें साथियों। वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे पुरानी वीडियोस को नहीं देखें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उनको जरूर देख लें। साथ ही साथ हमारे इस यूट्यूब चैनल, प्यारे प्यारे यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को साथियों सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए जी तोड़ मेहनत करें साथियों। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है इतना कंटेंट तैयार करने में। आपको समझ में आया होगा कि सर टाइपिंग करने में मेहनत आती है, बहुत सारा फिगर जुटाने में मदद आती है, और सबसे ज्यादा मेहनत किसमें लगती है साथियों, वीडियोस बनाने में मेहनत लगती है। एक घंटा, आधा घंटा लगातार बोलना पड़ता है, समझाना पड़ता है बंद कमरे में आके मोबाइल की स्क्रीन पे। जो आपके लिए तत्पर मेहनत है साथियों, वो आपके मोटिवेशन से ही हमें प्राप्त होगा, और हमें मोटिवेशन तब मिलेगा साथियों जब आप प्यारा प्यारा कमेंट करेंगे, वीडियो को ज्यादा दोस्तों में शेयर करेंगे, और प्यारे से इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। हम आपसे कुछ मांगते नहीं साथियों, हमेशा कहते हैं कि प्यारा प्यारा सा कमेंट करना, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब लाइक करते रहना, ताकि साथियों क्या होगा, जो भी वीडियोस डालें उनका नोटिफिकेशन आप तक मिले, और हमें भी मोटिवेशन लगातार मिलते रहे। साथियों नेक्स्ट वीडियो में हम पूरे साइंस को कवर करते मिलेंगे, और इसके बाद आपको साइंस का टेंशन नहीं लेना। जो भी क्वेश्चन पूछेगा लगभग क्वेश्चन आपका बनेगा एग्जाम में, आपको हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।